हे बिस्टामी, क्या हाल चाल? कैसन बा सारे लोग? एक बार धमाकेदार शुरुआत कर ले हम। आर यू रेडी टू रॉक? अपने स्टाइल में। हाँ, थोड़ा स्टाइल चेंज किया हमने, अब बिल्कुल फॉर स्टाइल में चेंज करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कैसन बा सारे लोग? आई होप दैट के यू कैन हियर एंड सी मी। तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो फटाफट, कैन यू सी एंड हियर मी? बिल्कुल। चैट बॉक्स में क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एक बार बता दीजिए फटाफट। यस। सो कैन वी स्टार्ट आइसोमेरिज्म सेशन 2? स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो पहले एक बात बताओ मुझको कि आइसोमेरिज्म का सेशन 1 सच्चाई में कितने लोगों ने रिवाइज किया था? यो और नो कर दो। कितने लोगों ने रिवाइज किया था? मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये सुनना है। जल्दी जानना है मेरे को। कितने लोग हैं जिन्होंने कि सच में दिल से रिवाइज किया है, टाइम दिया है रिवीजन पर? फटाफट बता दो। कितने लोगों ने दिल से रिवाइज किया है या नहीं किया है? सच्ची किया है? देखो, जितने लोगों ने किया है उनको जादू की झप्पी, जितने लोगों ने नहीं किया है उनको भी जादू की झप्पी। वैसे तो प्रेम चोपड़ा की पप्पी मिलनी चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, ये सब गलतियां होती रहती हैं। बट यार पता है क्या, ऐसा करना नहीं है, ये गलत बात नहीं करनी, समझे? रिवीजन से ही रैंक बनती है, बताया है। और आप जो देख रहे हो अपने दोस्त का इंट्रो, इतने जो प्यारी प्यारी सी रैंक्स जो आप देख रहे हो, जिनको आप कहते हो कवर्टेड रैंक, मतलब कि जो सभी डिजायर करते हैं, तो अपने इस 13 साल के एक्सपीरियंस में और जितने आपकी दुआओं से जो टॉप 100 रैंक्स बनी है, या आईएनसी जो गोल्ड मेडलिस्ट बने, के स्कॉलर्स बने हैं ढेर सारे, इनफैक्ट कभी अगर पूरे यूट्यूब पर जो भी मेंटरशिप की है सबको जोड़ दे, लाखों एस्पिरेंट्स को जो गाइड कर दिया है। मैंने एक चीज पाई है जो तुमको बताई अभी मैंने, रिवीजन से रैंक बनती है। और कंसिस्टेंसी मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी तुमको वहां पहुंचाएगी जहां पर ना लोग नहीं पहुंच पाते। ओके, तो स्वागत है आपका इस ऑगमेंटेड इंटरेक्टिव लाइव क्लास में, जहां पर क्या आप मुझको रिकॉर्डेड तो देख रहे हैं, बट पोल्स, क्विजेस, हॉटस्पॉट्स और आपके फीडबैक्स, पर्सनलाइज्ड फीडबैक्स वगैरह सब आपको लाइव में मिलने वाले हैं। आपका लीडर बोर्ड भी, बट देखिए लीडर बोर्ड से पॉजिटिव एनर्जी रखिएगा, कभी भी नेगेटिव एनर्जी मत लीजिएगा, बिकॉज वो आपका प्रोग्रेस बताने के लिए है। अपने प्रोग्रेस पर फोकस करना, दूसरे के प्रोग्रेस पर फोकस करेंगे तो दूसरे लोग आपसे आगे जाएंगे। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो आप आगे जाएंगे। क्लास टीचर से पूरा सहयोग लीजिए, आपके क्लास टीचर बहुत ही अनुभवी और बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और धाकड़ है, उनसे खूब डिस्कशन कीजिए, ठीक है? कई बार फंस जाए, परेशान हो जाए, देखिए फंस जाए, अटक जाए क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, उसको कभी ये नहीं मानना कि मेरे से ही क्वेश्चन अटकते हैं, ठीक है? तो उसको रिवाइज कीजिए, टीचर से पूछिए, टेलीग्राम पर दोस्त है, दोस्त को मैसेज मार दीजिए, स्पैम कर दीजिए, मेरे को स्पैम कर दीजिए टेलीग्राम पर। यहाँ स्पैम मत कीजिए, यहाँ पर स्पैम कीजिएगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाइएगा तो वो कर्मा रिटर्न्स मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं, सेशन को एंजॉय करना शुरू कीजिए। वैसे आपको पता है कि एज ऑलवेज हम थोड़ा टाइम ट्रेवल करेंगे। टाइम ट्रेवल मतलब रिकैप करेंगे। हमने पढ़ा था अपने टाउटोमिज्म वाले सेक्शन में कि यार हमें ये काम करना होता है ना, इस तरह से कुछ काम करना होता है कि अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है जब कभी भी टाउटोमिज्म करवाते हैं। तो सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बोनाइल, कीटो और इनॉल टाउटोमिज्म, जो कि सबसे कॉमन टाउटोमिज्म होता है, उस पर हमने फोकस किया था। अल्फा हाइड्रोजन हमने देखा था कि अगर अल्फा कार्बन के पास है तो वो जो अल्फा हाइड्रोजन है उसे हमने देखा था कि बेस के थ्रू वो हट जाएगा, बेस के अटैक के थ्रू, करेक्ट? यहां पर माइनस आएगा, ये रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाने के बाद सी पर ओ माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा, वापस जो भी वाटर यहां पर निकला था उस वाटर से वापस एच ले लिया जाएगा। इससे क्या होगा, अगर एच आप यहां पर वापस दे दोगे तो एक तो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनेगा जो बनना ही बनना लास्ट में, साथ ही साथ जो ओ एच माइनस था एज अ कैटलिस्ट वापस रिकवर्ड हो गया। कैटलिस्ट था ना, ये हमने लिखा था कि टाउटोमेरिज्म के लिए एक्चुअली दो कंडीशन इंपॉर्टेंट, एक तो एसिड या बेस कैटलाइज्ड प्रोसेस, और एक क्या है, एक है ये कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, करेक्ट? अच्छा, कोई अगर तुमसे कहे कि CH3CO CH3, मैंने इसे एसिडिक मीडियम में डाल दिया है और एसिडिक मीडियम में डाल करके मैं टाउटोमेरिज्म कराना चाह रहा हूं,
तो भाई अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो H प्लस का अटैक ना ऑक्सीजन के लोन पेयर पे होगा, कहीं और थोड़ी ना हो सकता है, बताओ तुम ही। हो सकता है क्या कहीं और? कहीं और हो ही नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? अरे कैसे हो जाएगा? कहीं लोन पेयर है ही नहीं तो। यहां पर तो सोचना बहुत आसान है, बस वही होने वाला और कहीं नहीं होगा। तो CH3 C डबल OH O पर प्लस डाल दो, यहां पर CH3 कर दो। यहां तक सही है? H प्लस उसके साथ चिपक गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए इस पाई बॉन्ड को अपने पास खींचेगा। इससे नुकसान किसको होगा? कार्बन को। कार्बन पे प्लस आने लगेगा, दिख रहा है? कार्बन पर क्या आने लगेगा? प्लस। तो कार्बन पे प्लस आने लगेगा तो कार्बन के पास क्या रास्ता है कि वो अपनी न्यूट्रलिटी हटाए? वो इसी अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करवाएगा। पॉलिटिक्स चलेगी यहां पर। ये बोलेगा मेरे को तो घाटा है भैया, ये कार्बन बोलेगा मेरे को घाटा है। देख भाई, जो H प्लस है वो तो कैटलिस्ट है, उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। समझे? देखिए पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। नुकसान किनको होने वाला? इनको होने वाला है, इन पे आने वाला पॉजिटिव। तो ये पॉलिटिक्स क्या खेलेंगे? बोलेंगे कि देख अल्फा कार्बन भैया, तू ना H प्लस निकाल दे, उससे हमारा फायदा है। तू जब H प्लस निकालेगा तो यहां पर ना माइनस आ जाएगा। अब प्लस और माइनस मिलकर के यहां पर टिंगी टिंगी डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, H प्लस बाहर निकल गया, कैटलिस्ट के रूप में आया था, बाहर निकल गया। यही तो कैटलिस्ट के साथ होता है। बस हो गई पॉलिटिक्स पूरी। यहाँ पे गठबंधन हो गया। जो पाई बॉन्ड था वो टूट करके O पे चला गया तो O हो गया न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज आने वाला था कार्बन पर, लेकिन देखिए वहां से हाइड्रोजन को हटा दिया गया, तो जो माइनस आएगा वो माइनस फटाफट डबल बॉन्ड बना देगा और वो सब कुछ फास्ट हो जाएगा एक ही स्टेप में। आपको प्लस और माइनस दिखाने की जरूरत नहीं, वो बन गया। तो इस तरह से वही इनॉल बन गया जो हमने बेस के थ्रू बनाया था ना। बेस के थ्रू कैसे बनाया था? बेस एज अ कैटलिस्ट आया था, यहां पर अटैक किया था सीधे। जब वहां पर अटैक किया था तो CH3 C CH2 माइनस बना था। ठीक है, फिर आपने रेजोनेंस कराया, फिर आपने उसको वाटर से प्रोटोनेट कराया और फिर वही बना दिया था ये लास्ट में। डन। तो एसिड वाला मैकेनिज्म ये मैंने दिखाया आपको, मैकेनिज्म एसिडिक मीडियम में। अब ये बहुत इजी हो गया चूंकि आपने बेस के थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, तो अभी एसिड वाला बहुत आसानी से समझ में आ गया। बहुत इजी है। इसको मैं होमवर्क डाल रहा हूं कि आप पक्का ये जो मैंने अभी मैकेनिज्म एसिड वाला बनाया है उसको कम से कम 2 से 3 बार ना अपने पेन पेपर पर जरूर रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रह जाएगा और आगे बहुत फायदा पहुंचाएगा। ऐसे मैकेनिज्म में यही सब काम बहुत ज्यादा करना, अभी उसी की झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का सफर। आज के सफर में यार हमें पता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़नी है और वो भी ज्योमेट्रिकल, और बहुत मजा आने वाला है, एकदम जबरदस्त मजा आने वाला है। तो इसीलिए सारे लोग तैयार रहिए, कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। चलिए हम अटैक करने वाले हैं। हमारा आज का जो एक्चुअल टाइम टेकिंग पार्ट है वह है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझना। मैं जब समझाऊंगा तो उसमें अपने आप साइक्लिक कंपाउंड मिलाऊंगा। साइक्लिक कंपाउंड में बहुत गलतियां होती है, तो हमारा मेन टारगेट यही रहेगा। जेई का भी फेवरेट कौन रहता है? साइक्लिक भैया फेवरेट रहते हैं। CIP रूल, अरे इसको तो चुटकी में समझा देंगे। ठीक है, तो आपको जब ये तीनों सेक्शन हो जाएंगे तो मिलेगा ढेर सारा होमवर्क। देखिए आइसोमेरिज्म में ढेर सारा होमवर्क जरूर कर लीजिए, जरूर कर लीजिए, एकदम जबरदस्त बना करके रखिए। ओके, चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। देखिए पहले एक बार रिकॉल करा दे आपको कि आइसोमेरिज्म में ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है। हमने टाउटोमेरिज्म किया है 11th में। जनरली चेन, फंक्शनल, मेटा, रिंग चेन ये सब हो जाती है। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल मेनली पढ़ने हैं, बट रियलिटी में यार देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को ना हम एक्चुअली कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आप 2 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करते हो, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में नहीं। अगर एग्जैक्टली डिफाइन करें, एग्जैक्टली डिवाइड करें तो कॉन्फिगरेशनल, जहां पर कॉन्फिगरेशन की वजह से बातें समझ में आती है, और एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल जहां पर कॉन्फिगरेशन नहीं कॉन्फॉर्मेशंस देखेंगे। तो कॉन्फॉर्मेशनल, आपको लग रहा होगा कि कॉन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, कॉन्फॉर्मेशनल का क्या मतलब है। यहां पर ना रोटेशन होता है, तो रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड होता है। रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, सिग्मा नहीं लिख रहा मैं, सिंगल बॉन्ड। रोटेशन तो होता ही सिग्मा बॉन्ड के अबाउट है,
बट डबल बॉन्ड के अबाउट नहीं। तो सिंगल बॉन्ड, और वैसे आप सिग्मा भी बोल सकते हैं, बट सिंगल बॉन्ड बोले तो अच्छा होगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेसिकली, वैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से इनको रोटामर्स भी बोलते हैं। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशनल है ना, यहां से निकल के आते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ये दोनों क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल, ये दोनों समझ गई? वाह, नाम याद रखिएगा। कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये दोनों आइसोमर्स बनते हैं स्टीरियो में, और कॉन्फॉर्मेशन यानी रोटेशन के बेसिस पे। तो इन दोनों में ना रोटेशन का कोई बेसिस नहीं होगा, रोटेशन नहीं लगाना इन दोनों में, कोई रोटेशन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का अरेंजमेंट लगेगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब होता था? अरेंजमेंट। तो वैसे ही यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट कॉन्फ़िगरेशन तो है। तो अरेंजमेंट से मतलब है, रोटेशन से कोई मतलब नहीं। यहां पर अरेंजमेंट आगे पीछे करेंगे, बट रोटेट नहीं करेंगे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट कोई रोटेशन नहीं करेंगे। बोलो जय माता दी, है ना भाई? कोई रोटेशन नहीं करेंगे। समझ गए? समझ गए? समझ गए? तो अमेजिंग जॉब। समझ गए तो बहुत 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 जबरदस्त। ठीक है। अब यार ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशनल का पार्ट होगा। समझा दिया, नाम रटा भी दिया, है ना? अच्छा, एक और टर्म है जो अक्सर मैंने देखा है तुम लोग नहीं जानते हो। 11th में मैं काफी जोर देता था, तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। स्ट्रक्चरल है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्केलेटल भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इधर आकर के ज्यादा यूज होने लगा है, तो इसीलिए याद आया, तभी जस्ट फिर से एक बार रिकॉल करा दिया कि गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, यहाँ पर जान रहे हो कॉन्फ़िगरेशनल का ही ये क्या है? कॉन्फ़िगरेशनल का पार्ट है ये खूबसूरत हैंडराइटिंग चल रही है ना? बहुत खुश हो रहे होगे कि तुम्हारे दी हैंडराइटिंग तो एकदम जबरदस्त है। अब हम एक्चुअली स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। कुछ स्टूडेंट्स ना इसको सिस और ट्रांस के रूप में ही देखते हैं सिर्फ, लेकिन ऐसे नहीं देखना है। देखिए, देखने का नजरिया आपका क्या होगा, सुनिएगा। आपको आपका दोस्त जो एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स बताते जाएगा, और एक बात तो आपको बता दें, ऑप्टिकल की ट्रिक्स आपकी जबरदस्त है। टेंशन नहीं लेना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में लोग बहुत डरते हैं, दोस्त हमारा है, ऐसे छू मंतर कर देंगे ऑप्टिकल को। देखिए, बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ना जो गलतियां करते हैं लोग, ये सोचते हैं कि कॉन्सेप्चुअली यहां तो सिस और ट्रांस समझना होता है। नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले ज्योमेट्रिकल वर्ड का मीनिंग समझना होता है। जब तुम वही मीनिंग नहीं समझते हो दिल से, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल वर्ड का मतलब होता है कि लेंथ का कंपैरिजन देखो। ज्योमेट्री लगानी है, लेंथ का कंपैरिजन कर ले भाऊ, ए भाऊ, ए गोलगप्पो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि लेंथ का कंपैरिजन करो। बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेंथ का कंपैरिजन तो कराती है, बट ये एक्चुअली होती है तब जब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड होता है। कितने लोगों ने इसको 3 बार बोल लिया? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है तभी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है तभी होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड दिस ऑल इज गोइंग टू हैपन एट रूम टेम्परेचर। एलिवेटेड टेम्परेचर नहीं हो सकता, लो टेम्परेचर नहीं, लो रूम टेम्परेचर पर ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअली डिस्कस होता है। हायर टेम्परेचर पर कॉन्सेप्ट इसका काम नहीं करता, बहुत लो बहुत हाई इस पे काम नहीं करता। तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, यो कि नो? बोलो, कितने लोगों ने इस बात को रिपीट कर लिया? मैं एक्सप्लेन करूंगा रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कैसे होता है, बट पहले आप बताओ, ये सही है? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है? होता है। जबरदस्त। ठीक है, ओके, बढ़िया, आ जाओ। ऑसम, ऑसम। देखो, सबने रिपीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, दिल से रिपीट करते रहो, है ना? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, बट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कब कब होता है भैया? देखिए, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी आएगा, वहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। कैसे क्या होता है सब सुन सुन लीजिए आप ध्यान से, अभी सुनते जाइए, ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, इसीलिए चैट ऑफ है। ये दिख रहा है आपको? एकदम फोकस्ड रहिए अभी, फुल फोकस, एकदम हटना नहीं, एकदम हटना नहीं। मैं चैट ऑन करूंगा जैसा भी समझाने के बाद इंटरेक्टिविटी पार्ट तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद चैट ऑन करूंगा, क्योंकि बहुत इंटेंस पार्ट है और हार्डली 10 मिनट है। 10 मिनट वेट कर लो, या चलो रिलैक्स कर देता हूँ, ऑन कर दो, चलो।
जो अभी अभी 5 मिनट रिलैक्स करो, उसके बाद वाले 10 मिनट में आपको जो फिर चैट ऑफ रखेंगे, ठीक है? सुनते जाओ, आ जाओ। सी डबल बॉन्ड सी, और सी डबल बॉन्ड सी के अलावा रिंग, कोई भी रिंग आ जाए, 5 मेंबर 6, कोई भी रिंग आ जाए, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा रिंग में। तो इसे मैं कैटेगरी डाल दे रहा हूँ पाई बॉन्ड की, इसे डाल दे रहा हूँ रिंग वाली कैटेगरी, और यहाँ पे बना दे रहा हूँ स्टेरिक रिपल्शन वाली। स्टेरिक रिपल्शन वाला अभी नहीं आएगा आपको, स्टेरिक रिपल्शन वाला बाद में आता है, तो स्टेरिक रिपल्शन वाले की अभी चिंता नहीं करनी, ठीक है? ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, बट अभी क्वेश्चन वगैरह में कहीं भी नहीं आएगा, आगे चल करके मैं ही क्वेश्चन दूंगा तब आएगा। बुक्स वगैरह में भी ये सब बहुत कम होता है। इनफैक्ट के एक जो पहले हुआ भी करता था सिलेबस में, उसको हटा सा दिया गया है, जी एडवांस नहीं हटा दिया, जी एडवांस में ही आता था ये, तो इसीलिए अब इसकी जो बची कुछ इंपॉर्टेंस थी भी, वो भी खत्म हो गई। समझे? अरे बताइए ना, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? समझिएगा ना, तभी तो बात बनेगी ना। ये बबुआ नहीं समझिएगा, समझिए ना प्लीज। देखिए, यहां पर बेंजीन के 2 रिंग्स हैं, बायोफिनाइल बोलते हैं इनको। अगर इनके ऑर्थो पोजीशन पर बल्की ग्रुप लगे हुए हैं तो ये रिपल्शन क्रिएट कर देते हैं, और जब रिपल्शन आएगा ना, तो स्पेशीज रिपल्शन से बचने के लिए बहुत बहुत मेहनत करता है। रिपल्शन से बचने के लिए बहुत मेहनत करता है। रिपल्शन के वैसे साइज बताया था ना कि साइज और चार्ज दुख होते हैं, तो यहाँ पे साइज का दुख है, तो साइज का दुख से बचने के लिए ना ये क्या करते हैं, रोटेट कर जाते हैं कि भैया आपस में ग्रुप आपस में टकरा ना जाए, रोटेट कर जाते हैं। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट ना ऐसे ऐसे होता है, देखिएगा मैं कथक डांस करूंगा, ऐसे ऐसे रोटेट कर जाते हैं, ऐसे थे, बट रिपल्शन हो रहा था। यहाँ पर ग्रुप थे ऑर्थो पोजीशन पर, इमेजिन कर लीजिए, ऐसे उंगलियां ऐसे से कर रहा हूं, मतलब कि रिपल्शन, ठीक है? तो रिपल्शन से बचने के लिए टियो ऐसे घूम जाते हैं, ये ऐसे घूम जाते हैं, क्यों? कि अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है रिपल्शन की वजह से बढ़ रही थी, उसको कम करने के लिए। अब रोटेट कर गए, अगर रोटेट कर गए, समझ रहे? तो ये अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अब रोटेशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। तो ऐसे भी रिपल्शन होंगे, ऐसे भी रोटेशन, मतलब अब वो मुड़ना नहीं चाहेगा ना, मतलब देखो अब यहां से ऐसे रोटेट नहीं करना चाहेगा, समझ गए? तो ऐसे सारे सिस्टम जहां जहां पर तुमको लगता है कि स्टेरिक रिपल्शन है, वहां वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ सकती है। बट अभी देखो, मैं बायोफिनाइल का एग्जांपल मैंने रिपल्शन समझाने के लिए लिया था, ठीक है? मैं यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाले पार्ट का सिर्फ तुमको एक झलक दी है कि स्टेरिक रिपल्शन हो सकता है, साइज की वजह से हो सकता है, बायोफिनाइल में ऐसा होता है। बट क्या बायोफिनाइल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों होती है। इन सब की झलक आगे दिखा दूंगा, हालांकि मैंने बताया कि सिलेबस का पार्ट अब नहीं रहा है, ठीक है? तो स्टेरिक रिपल्शन कुछ और तरह का हो सकता है, जिसकी वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, बट अभी उस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे, इतना काफी था। अभी तुम इतना ही संभाल लो, उससे तुम्हारा सारा सिलेबस हो जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ कि चलो थोड़ा सा और अल्ट्रा प्रो लेवल हो गया, थोड़ा शो ऑफ भी हो गया, तो ठीक है, अभी चिंता नहीं करना, बस मैं तुमको दिखाना चाह रहा था कि ऐसे स्टेरिक रिपल्शन भी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो अभी हम इस पे फोकस करेंगे, इसी में बैंड बज जाती बहुत बुरी वाली। तो आगे देखते हैं आगे क्या बातें लिखी हुई है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यहां पर एक बात आपको बताएं, अच्छा एक सेकेंड, ये तो आपको समझाया नहीं, ये तो आपको थोड़ा सा और बता देते हैं। पाई बॉन्ड ना कैसे बनाते हो आप? पाई बॉन्ड को बनाने के लिए सारे लोग एक काम करो मेरे साथ साथ, हाथ को ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे तो पहले कर रहे थे, ऐसे रखना है। इसमें से ना ये मान लो कि आपने इन दोनों उंगलियों से एक बॉन्ड बनाया, फिर बीच वाली उंगली से बॉन्ड बनाया, फिर ये नीचे वाली उंगली से बॉन्ड बनाया, तो ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सिग्मा बॉन्ड के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, देख रहे हो? तो मैंने ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाया है, डन? तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 3 मत समझ लेना, अरे मेरे गोलगप्पो विस्टामी, गड़बड़ मत कर देना भैया। ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्को डिस्को, दिख रहा है? ठीक है, तो यार अभी हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड है, जब मैं रोटेशन करूंगा इस, ये डबल बॉन्ड हो गया ना, डबल बॉन्ड है जिसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर और नीचे, तो मैं रोटेट करूंगा
टूट गया। कौन टूटा? सिग्मा नहीं टूटेगा, पाई टूटेगा। पाई ऊपर भी क्लाउड था, नीचे भी क्लाउड था, तो टूटने के चांसेस किसके दिखे? पाई के। जब कभी भी आप रोटेशन करोगे ना, पाई बॉन्ड टूटता है। तो इसीलिए पाई बॉन्ड के प्रेजेंस में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है कि भैया तुम रोटेट करोगे तब तो टूट जाएगा बॉन्ड। तो इसीलिए पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और रिंग के अबाउट भी सेम यही कहानी होगी। देखो, रिंग में रोटेशन क्यों रेस्ट्रिक्टेड होता? कोई एक रिंग बनाई तुमने और इस रिंग पे तुमने ना ग्रुप लगा दिए। इस रिंग में मान लो यहां पर एक ग्रुप लगा हुआ है CH3 और एक नीचे ग्रुप लगा हुआ है H। अक्सर हम जो प्लेन के ऊपर होता है ग्रुप उसको वेज से दिखाते हैं, अक्सर जो नीचे होता है उसको डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि कोई बात नहीं, यहां तो रोटेट करके क्या कर सकते हैं, रोटेशन करके CH3 को ही नीचे लेते आते हैं और H को ऊपर लेते जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता रूम टेम्परेचर पे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब तुम कर सकते हो बट तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, कुछ भी केमिस्ट्री में कर सकते हो मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, नहीं कर सकते हो मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मुश्किल है करना मतलब कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको भाई चाहिए होगी एनर्जी बाहर से। ओके, तो इसीलिए यहां पर भी रोटेशन, अब यहां पर रोटेशन क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये जो रिंग है ना वो बिल्कुल पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करती है। रिंग जो बिल्कुल पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करती है। रिंग क्यों पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करती है? क्योंकि भाई रिंग जब भी बनती है ना तो रिंग में कुछ ना कुछ स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन का मतलब कि वो रिंग, अगर आपको रिकॉल करा दें तो 3 मेंबर्ड रिंग एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जो उनका आइडियल एंगल होना चाहिए sp3 109 डिग्री 109.5 डिग्री, उसकी जगह पर वो कंप्रेस्ड होते हैं, 60 डिग्री एंगल होता है अंदर में। तो ठीक है, ऐसा जैसा कि मेरे हाथ हैं फ्री हैं लेकिन हथकड़ी लग गई, बंद गए, तो मेरे अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाएगी ना उस हथकड़ी को खोलने की, समझे? तो ठीक ऐसे ही है, उनकी नेचुरल स्टेट था उनका कि वो sp3 में रहेंगे, 109.5 डिग्री में रहेंगे, बट आपने उनको पुश करके जबरदस्ती कहां रखा हुआ 60 डिग्री में, तो इसीलिए वो अनस्टेबल होता है। तो ऐसे ही एंगल स्ट्रेन होता है। तो अब आप कुछ भी ऐसा छेड़छाड़ करोगे ना जो ग्रुप जैसे अरेंज्ड है, तो वो रिंग के ही ग्रुप है ना, रिंग की इजाजत के बिना कैसे कर दोगे? तो रिंग के अंदर ऑलरेडी टेंशन होती है, एंगल स्ट्रेन होता है, रिंग इस चीज को अलाउ नहीं करना चाहती है। ये पोजीशन चेंज ऐसे नहीं होता फूक दिया पोजीशन चेंज हो गई ऐसा नहीं होता है वो। पोजीशन चेंज, हर कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा ना तो हमेशा कोई ना कोई एनर्जी लगेगी। तो रिंग्स में भी ऐसे ही एनर्जी बैरियर होता है। तो जब हम बोलते हैं रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है भाई, तो रेस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब होता है भाई? एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी बैरियर है। ठीक है, सो एनर्जी बैरियर होगा और वो भी सिग्निफिकेंट एनर्जी बैरियर होगा ऐसे। ओके, तो अब जबकि हम समझ गए कि डबल बॉन्ड और रिंग के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, और जब तक रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, उस बात को अभी और ज्यादा मजे से क्लियर करेंगे। अभी देखते जाओ बस। पहले रिकॉल करा दे, सिस और ट्रांस तुम कब बोलते हो? जब सेम टाइप के ग्रुप जो है वो सेम साइड होते हैं दोनों कार्बन पर। देखो, ये जो दोनों कार्बन वाला जो जोन है ना, इस पूरे जोन को देखो मैं मार्क कर रहा हूं। ये जो दोनों कार्बन वाला जोन है उसको बोलते हैं स्टीरियो जोन, क्योंकि इसी के अबाउट हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी पढ़ रहे हैं। स्टीरियो जोन क्या होता है? स्टीरियो जोन जो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करे। देखो, नाम वाम बोलने में बहुत स्टाइलिश और बहुत धाकड़ लगते हैं केमिस्ट्री में, ये होता जाता कुछ नहीं है। टाइट्रेशन, टर्मिनेटर बोल रहे हैं, स्टीरियो आइसोमर, मतलब तो भाई साहब एकदम बहुत पढ़े लिखे बंदे आ गए एकदम लेकिन होता ज्यादा कुछ नहीं, क्या ही है यार आइसोमर्स प्रोड्यूस करेंगे, वो कौन से आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो जोन जो स्टीरियो आइसोमर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और इस स्टीरियो जोन में ना दो स्टीरियो सेंटर्स हैं। स्टीरियो सेंटर्स किसको बोलते हैं? स्टीरियो सेंटर्स किसे बोलेंगे? उन एटम्स को, सेंटर है ना मतलब न्यूक्लियस है,
तो 2 स्टीरियो सेंटर्स है यहां पर, क्योंकि 2 कार्बन जोन में आपको देखना होता है कि कितने आइटम्स हैं। तो अगर दोनों कार्बन उस स्टीरियो जोन में आ रहे हैं तो दोनों ही स्टीरियो सेंटर्स हैं। ठीक है, हम ऑप्टिकल में देखेंगे कि सिर्फ एक ही कार्बन होगा और वो स्टीरियो सेंटर होगा। एक ही कार्बन की वजह से भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 कार्बन चाहिए होते हैं। ठीक है, इस बात को आप अपना केएफसी बना करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बोलो? केजीएफ लिखा गया, आए रे, केएफसी बोलेंगे ना। ठीक है, क्या बोलेंगे बताओ? स्टीरियो सेंटर्स 2 होंगे जीआई में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो यही दोनों स्टीरियो सेंटर के अबाउट तुमको सेम ग्रुप दिखाई दिए तो तुमने सिस बोल दिया, सेम साइड ग्रुप दिखाई दिया, अपोजिट साइड ग्रुप दिखाई दिया तुमने ट्रांस बोल दिया। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है ज्योमेट्रिकल की। ज्योमेट्रिकल की सच्चाई ये है कि जब सेम ग्रुप ना क्लोजर डिस्टेंस में होते हैं, सेम ग्रुप, देखो यहां पर डिस्टेंस अगर तुमने L1 बोला, ठीक है, अब H और H के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, H और H के बीच में अभी जो डिस्टेंस होगा, अभी जो डिस्टेंस है H और H के बीच में, वो डिस्टेंस अगर L2 है, वो डिस्टेंस अगर L2 है तो L1 लेस देन L2 होगा, L1 लेस देन L2 होगा, क्योंकि साफ दिख रहा भाई अपोजिट है, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है, तो डिस्टेंस दूर होगा ना। तो जब डिस्टेंस दूर होता है तब ट्रांस होता है, और जब डिस्टेंस क्लोज होता है तो सिस होता है। डिस्टेंस के बेसिस पे, ज्योमेट्री के बेसिस पे सारी चीजें हैं। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से सिस आइसोमर जो है वो लेस स्टेबल होता है। सिस में क्या होता है, देखो बल्कि ग्रुप्स पास पास है। सिस में क्या होता है, जो बल्कि ग्रुप है वो पास पास है। बल्कि ग्रुप कौन कौन से भाई, देखो ना, ये सिस है, सिस में ये CH3 बड़े ग्रुप्स होते हैं। अब ये बल्कि ग्रुप्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। वो रिपल्शन होता है, हमें पता चले ना चले, हमें कैसे पता चलेगा, हम तो बस ड्राइंग बना रहे हैं, हम थोड़ी ना मॉलिक्यूल को देख करके उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होगा ही होगा। इसीलिए CH3, तो ये जो रिपल्शन होता है ना, ये जो रिपल्शन होता है, ये जो रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन जबरदस्त अनस्टेबिलिटी क्रिएट करता है, स्टेबल नहीं रहने देता। तो जनरली यही होता है कि सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ओके, हाँ, सिमेट्री की बात करेंगे तो अक्सर सिमेट्री जो कि मेल्टिंग पॉइंट में फायदा पहुंचाती है, ट्रांस में सिमेट्री ज्यादा है, तो ट्रांस को मेल्टिंग पॉइंट का फायदा होता है अक्सर। क्या ये सभी पॉइंट नहीं है, करेंगे बाद में वो। ठीक है, अभी तो समझना है पहले कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां होता है, ये आ जाए पहले, प्रॉपर्टी तो बाद में ही आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। यहाँ पे चैट ऑफ कर रहा हूं, और अभी इंटरेक्टिविटी पॉड के बाद भी अभी कुछ टाइम के लिए चैट ऑफ ही रहेगा। ठीक है, कुछ इंटेंस बातें हैं मैं बता दूं आपको, जिससे आगे आप बिल्कुल चुटकी में सारी चीजें कर दोगे। इस सेशन की, हर सेशन की तरह दोस्त मारा जाए तुमको कुछ ऐसी बातें बताएगा जिससे कि तुम एकदम सारी चीजों को तोड़ फोड़ दोगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, आप बताओ, मैं हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूं। हाय कह दूं तुम्हें या चुप रहूं। तो बोलो तो जानू, बोलो तो मानो, चलो ये भी वादा है, चलो ये भी वादा है। कर लिया होगा, अरे बहुत इजी था जी। देखिए जिन्होंने गड़बड़ किया, मोस्ट प्रोबेबली शायद ध्यान कहीं और ही होगा, समझ रहे हैं, है ना? तो ध्यान मत रखिए इधर उधर, यहाँ पे आ जाइए। क्योंकि हमेशा याद रखना एक बात, रैंकर्स की एक बहुत ही
बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक होती है सबके अंदर, जो चीज होती है रैंक बनानी है तो एक बात तो सब में होगी, क्लास में फोकस करता है, जो बताई जा रही चीजें तो फोकस करता है। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट बना रहता है ना हमेशा। फिर क्या की आदत हो जाती है, जब भी टीचर को कोई बात बताएंगे फटाफट सुन लेते हो, एब्जॉर्ब कर लेते हो। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, कॉन्फिडेंस में ऊपर रहोगे, लिसनिंग पावर अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, हैबिट बन जाती है कंसंट्रेट करने की, तुम्हें भी तो हैबिट बनानी कंसंट्रेट करने की, और उसके साथ साथ ये टॉपिक अच्छा हो गई होगा। ठीक है, तो यार ये CH3 हमें पता है 2 ब्यूटीन का मतलब क्या, 1 2 3 4 सेकंड पे डबल बॉन्ड रहेगा, 2 ब्यूटीन ही जो इसमें ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, इतना तो चाहिए। फ्रीक्वेंटली आज डाउट रखते हैं सामने आपके, विच अमंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इज मोर स्टेबल, अभी डिस्कस किया था, तो कितने लोगों को याद आ रहा है, यू नो कर दो। हाँ याद आ रहा है, अभी जस्ट पढ़ा जस्ट पढ़ा था ना, ऑसम। तो जितने भी लोग आंसर कर पाए ठीक है, उनके बेसिस पे ये रिजल्ट है, बट कोई बात नहीं। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम फटाफट मेरे साथ एंगेज रहो। देखो हॉट स्पॉट्स पोल्स क्विजेस से क्या होता है ना, तुम एंगेज रहते हो, प्लस साथ साथ तुम देखते रहते हो कि हाँ तुमने जो बोला अभी बताया कि इसमें गड़बड़ तो नहीं कर दी, तो फिर उससे गलतियां सुधरती रहती हैं। और ये चीज मैं बहुत जबरदस्त मानता हूँ, ये फिजिकल क्लासरूम में भी इतना स्ट्रॉन्ग से नहीं हो सकता ना, यहाँ पर बहुत अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, विच अमंग सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स इज मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल जनरली, विच अमंग सिस एंड ट्रांस मोर पोलर, अभी बताया था सिमेट्री। देखो जहां पर सिमेट्री ज्यादा आती है, कहां पर आती है, ट्रांस में। सिमेट्री जहां आती है ना ज्यादा, वहां पर अपने आप डाइपोल मोमेंट में नीचे हो जाता है। अब बेंजीन वगैरह को देख लो, या जितने भी रेगुलर स्ट्रक्चर्स को देख लो यार, CH4 वगैरह को देख लो, CO2 वगैरह को देख लो, सब सिमेट्रिकल लीनियर है, टेट्राहेड्रल में सिमेट्रिकल है, बेंजीन है सिमेट्रिकल है, समझे। तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना सिमेट्रिकल स्पेसिस में, डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ट्रांस हो जाएगा इसका आंसर। मैं आंसर यहाँ पर लिख नहीं रहा, क्योंकि जब तुम वापस आओगे ना और इसको देखोगे तो खुद तुम रिकॉल कर लेना, ठीक है, कि अच्छा हाँ ये आंसर था, और रिकॉर्डिंग से मैच करा लेना। ओके चलो क्विज पर आते हैं, चैट को ऑफ करते हैं, उसके बाद चैट को ऑन करेंगे। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप बनाओ, बहुत इजी है, इजी है, बट इसलिए मैं टाइम बहुत ज्यादा दे रहा हूँ कि तुम रिलैक्स होकर के कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ भैया ये सब कुछ चीजें तो बिल्कुल आ रही हैं। ओके फास्टेस्ट फिंगर देख लिया, फास्टेस्ट फिंगर देख लिया सबने, रिजल्ट भी देख लिया, डन। देखो यहाँ पर प्रोपीन प्रोपाइन या इन सब में नहीं होने वाला ना कुछ, प्रोपीन तो ये है। अब अगर आपके ध्यान से सुनना, इसको मैं KFC के पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ, यहाँ पर आपने सॉल्विंग कर ली होगी, सही भी ठोक दिया लेकिन ध्यान से सुनना, प्रोपीन ऐसा है, सी डबल बॉन्ड CH एंड H, एंड यहाँ पर एक H लगा है, तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड स्टीरियो जोन है, इसमें 2 स्टीरियो सेंटर्स हैं, मैंने C डबल बॉन्ड C उठाया, देखा कि इस स्टीरियो सेंटर पर 2 सेम आइटम लगे हैं, इस वाले स्टीरियो सेंटर पर एक H लगा है, और इस वाले C को CH3 मान लो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये बोलता है कि जब ग्रुप्स पास पास होते हैं तो डिस्टेंस होगा L1, और जब ग्रुप दूर हो जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा L2। दो डिफरेंट लेंथ्स आनी चाहिए, एक सिस होगा एक ट्रांस होगा, दो डिफरेंट लेंथ आनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी ग्रुप को उठा लो और लेंथ कंपेयर करो, देखो अगर इसको तुम A बोलते और इसको B बोलते, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था, अभी A के साथ डिस्टेंस L1 है, अगर मैं B को ऊपर कर देता और A को नीचे कर देता, तो इस वाले हाइड्रोजन से जो लेंथ आना चाहिए था A का, जो डिस्टेंस आना चाहिए था इस हाइड्रोजन और इस A के बीच में, वो L2 आना चाहिए था ना, लेकिन L2 आएगा ही नहीं। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, कहां चेंज हो रहा है, सेम स्पेशीज है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो बी और ए जब डिफरेंट होते तब तो ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। देखो अगर मैं यहां पर ए लगा दूं और यहां पर मैं बी लगा दूं, तब तो मेरे बी को ऊपर करने से ए को नीचे करने से डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाले को मैं सिस बोल करके नीचे वाले को ट्रांस बोल सकता हूं, क्योंकि अब ज्योमेट्रिकल लेंथ बड़ा हो रहा है, बड़े वाले को ट्रांस बोलते हैं, है ना, छोटा डिस्टेंस होता है तो उसको सिस बोलते हैं। डिस्टेंस इज एवरीथिंग इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मेरे दोस्त अगर मुझे ये साफ साफ दिख रहा है कि यार चीजें यहां पर गड़बड़ भालो से, क्यों गड़बड़ भालो से, क्योंकि डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, ए और बी दोनों सेम ही है। जब ए और बी दोनों सेम ही है तो मेरे इस ए को यहां रखने से और इस ए को यहां रखने से कोई चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, सेम ही बात रहेगी, चेंज थोड़ी ना आ जाएगा, समझ गए, चेंज नहीं आने वाला, डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है, आप सेम ही आइटम को रख दे रहे हो, कहां से चेंज हो जाएगा। तो एक तरह से ये फंडा बना लो, ये अपना KFC बना लो कि दोनों स्टीरियो सेंटर, दोनों कार्बन पर एक चीज तो होनी चाहिए, किसी भी एक स्टीरियो सेंटर पर 2 सेम ग्रुप नहीं हो सकते, आसान भाषा में क्या KFC बन गया हमारा, किसी भी स्टीरियो सेंटर पर, दोनों में से किसी पर भी स्टीरियो सेंटर पर 2 सेम ग्रुप नहीं हो सकते, नहीं तो डिस्टेंस वैरी नहीं करेगा, सेम ग्रुप नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, L1 बराबर L2 आएगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल बी देयर।
समझ गए? सेम ग्रुप से क्या मिलता है? डिस्टेंस सेम मिलता है, ठीक है। और वही चीज अभी रिंग में भी हो गया, रिंग पर हम आए नहीं है, आते हैं। बट एक बार फिर से स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, स्टेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो आप स्टेबिलिटी तो फटाफट कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा स्टेबिलिटी वाला पार्ट करने में। अभी डिस्कस हुआ था पीछे, तो फटाफट आंसर कर दो। मैंने कम टाइम दिया जानबूझ के यहाँ पर, क्योंकि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले की बात है। इतना फास्ट तो रिकॉल कर लोगे ना बदमाशो, कि नहीं करोगे? ओके ऑसम, ठीक है, कर लिया। क्या पाया यहाँ पे? ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, करेक्ट है ना? ट्रांस वाले ज्यादा स्टेबल होना है, बढ़िया। अब साइक्लिक कंपाउंड्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे एक बात डिस्कस करी थी कि सीस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड व्हिच वन वुड हैव सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। सेम सेम ग्रुप होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी। सेम ग्रुप कब होगा? जब सिस होगा। बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ज्यादा टुच्चा था। कोई बात नहीं। अब साइक्लिक कंपाउंड में जब हम चलने वाले हैं, तो वेज और डैश आपको पता है ना, वेज मतलब अप होता है। हाँ, कोई यूपी तो नहीं पढ़ रहा है इसमें? तो यूपी बिहार वाले, हम यूपी बिहार वाले जो अक्सर जो आपको यूपी पढ़ने लगते हैं और यूपी के बाद ढूंढने लगते हैं बिहार कहाँ पे है। जोक खाइए, हंसना था इस पे, शर्म कर लो। अपना अपने जोक पे तो खूब हंसते हो तुम। टीचर ने जोक बोला था नहीं, क्या जोक मारते हैं उम्र 155 पे? हाँ, 155 वाली उम्र का जोक लग रहा है ये। अरे बेशर्मो, ध्यान दो, जोक हटाओ, यहाँ ध्यान दो। तुम्हारे सामने रिंग स्ट्रक्चर्स बनाई जा रही है, तुम्हारे सामने रिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, और इस पेज पर मैं बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल। सिर्फ बनाएंगे हम ट्रायंगल। यो राइट एंगल ट्रायंगल, ओ जियो मेरे लाल, राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ओके, नहीं हम ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे। देखिए, आपको दिखाया गया ये पहला ट्रायंगल, और इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ मैंने ग्रुप ए लगाया, ए लगाया, ए लगाया, बी लगाया, बी लगाया, बी लगाया, बी लगाया, ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर कुछ भी नहीं लगाया आपने, तो दिस इज साइक्लोप्रोपेन, और हर कार्बन के पास क्या होगा? दो दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, दो दो हाइड्रोजन होंगे। अभी पीछे हमने केएफसी लिखा था, एक केएफसी लिखा था, उस केएफसी को रिकॉल करा दे आपको। देखिए उसकी जरूरत पड़ेगी, इसी में सब कुछ चलेगा। क्या पढ़ा था हमने? किसी भी स्टीरियो सेंटर पर, अच्छा कितने स्टीरियो सेंटर होते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए? कितने स्टीरियो सेंटर्स होते हैं? एक और एक, दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्टीरियो सेंटर्स एस सी, स्टीरियो सेंटर्स कितने होते हैं? दो, क्योंकि डबल बॉन्ड के अबाउट बातें होती हैं। और वही सेम चीज रिंग में भी होगी, रिंग भी तो डबल बॉन्ड के जैसा एक्ट करता है। तो आप जरा बताओ, ये जो साइक्लोप्रोपेन दिया गया, ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई भी ऐसा कार्बन है ही नहीं, कोई भी ऐसा कार्बन है ही नहीं जहां पर के डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दे ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा, अगर ये कार्बन स्टीरियो सेंटर होता तो ये दोनों डिफरेंट होते, नहीं है। अगर ये वाला कार्बन अगर स्टीरियो सेंटर होता तो ये और ये डिफरेंट होते, नहीं है। अगर ये वाला कार्बन स्टीरियो सेंटर होता तो ये और ये डिफरेंट होते, नहीं है। समझे? वैसे ही अब हम सेकंड में आते हैं। इस सेकंड वाले में जहां जहां पर सेम ग्रुप्स हैं उनको तो पहले कैंसिल कर दीजिए, वो स्टीरियो सेंटर हो ही नहीं सकते। देखिए यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, तो दिस इज नॉट अ स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकता, नॉट अ स्टीरियो सेंटर। बोलो यो कि नो, एक बार योकिनो कर दो, योकिनो कर दो, योकिनो 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 कर दो। हर स्टीरियो सेंटर के पास क्या चाहिए हमें? हर स्टीरियो सेंटर के पास हमें चाहिए डिफरेंट ग्रुप। समझ गए बालकों और बालिकाओं और मेरे गोलगप्पो? कोई बोलेगा सर गोलगप्पो कि गोलगप्पियों? अबे गोलगप्पो सबके लिए कॉमन है, जेंडर बायसिंग नहीं है वहां पर। ओके, हाँ। कई बार मैं ना लड़कों को ऐसे बोल देता हूँ, भाइयों को बहनें बोल देता हूँ, लड़कों को भाई बोलते तो भाइयों को बहनें बोल देता हूँ, चिढ़ जाते हैं। क्यों चिढ़ जाते भाई? क्यों चिढ़ जाते भाई? इसलिए चिढ़ जाते हैं क्योंकि आपको कहीं कहीं पे ऐसा फील होने लगता है ना कि मुझे बहन बोल दिया तो मैं फिजिकली मेंटली वीक हो गया। गलत बात है। क्या आप ये सोचते हैं कि एक ही घर में हम पले बड़े और हम अपने भाई बहन के बीच में आपस में हम जो हमारे राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उसको हम डिफरेंट माने कि लड़कों को ज्यादा हक है, लड़कियों को कम हक है, समथिंग ऐसा, है ना? किसी को अगर लगता है कि फिजिकली लड़के ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो आप अपने माँ के बारे में सोच लीजिए। माँ ने आपको जन्म दिया है, और जब आप जन्म लेते हैं तो 3 किलो के आसपास के होते हैं ना, तो 3 किलो का वजन पेट में 9 महीने तक रखना आप कर पाएंगे? नहीं कर सकते। तो ये गलत बात है कि बहनें जो हैं वो फिजिकली वीक होती हैं, गलत बात है ना। वो सिर्फ सोच है, सोच को चेंज कीजिए। ओके चलिए, यहाँ पे हेवी नहीं होना है, थॉट्स अच्छे थे बट आपको हेवी फील नहीं करना है। दैट्स अ थिंग दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, घर परिवार में इस बात का ध्यान रखना। तो क्योंकि भाई जेई का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पीसीएम पढ़ करके आईटी पहुंच जाए, ये पर्पस नहीं है। पर्पस है एक अच्छा सिटीजन बनना, दैट इज अ टफ थिंग। अगर आसान होता अच्छा सिटीजन बनना, तो सारे नेता आपके जो है वो करप्ट नहीं होते, है ना? करप्ट होना इज अ वेरी इजी थिंग, बचो उससे। जिंदगी में दो रास्ते हमेशा सामने रहेंगे हमारे, एक आसान और एक सही। ये डायलॉग पता है किसका है? ये कोट्स एक्चुअली डंबलडोर के हैं। जानते हैं? हैरी पॉटर फैन है कोई? क्योंकि हम हैरी पॉटर फैन रहे तो हमें ये सब चीजें पता है। तो बहुत सही बात लगती है मुझको ये, जिंदगी में हमेशा दो रास्ते होते हैं आपके सामने, एक सही और एक आसान।
करप्ट होना आसान है, सही होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम सोच रहे होगे कि सब बोलेंगे सर एक आसान रास्ता होता है, एक मुश्किल रास्ता होता है। मुश्किल तो यार हमारी सोच चीजों को बना देती है। तो यहां देखिएगा, ये स्टीरियो सेंटर और ये स्टीरियो सेंटर, इस स्टीरियो सेंटर के पास एक ग्रुप है ए और नीचे एक ग्रुप, मतलब यहां पर ऊपर नीचे तो पता नहीं चल रहा, अगर मैं इसको वेज बना देता तो क्लैरिटी के साथ पता चल जाता आपको कि नीचे में कौन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो दिस कैन बी स्टीरियो सेंटर, ये क्वालिफाई करता है स्टीरियो सेंटर के रूप में, करेक्ट। एंड ये भी हो जाएगा, ए दिखाया गया है, तो अगर ये वेज पर होगा तो नीचे में डैश पर कौन होगा, हाइड्रोजन होगा पक्का, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल है बिकॉज़ दो स्टीरियो सेंटर में चाहिए होते हैं, तो दो स्टीरियो सेंटर मिल गया तो हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ठीक है, फिर वैसे यहां पर देखो ए और बी, ये दोनों यहां पर पक्का हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, जो नहीं दिखाया गया वो हमेशा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है यहाँ पर, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है हमें, मतलब हमें दिख गया कि दिस इज नॉट ए स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें फर्क क्या पड़ रहा है। अच्छा इसे देखो, ये और ये मिलकर के भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि स्टीरियो सेंटर बन गए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इधर और इधर भी, तो ये दोनों भी तो स्टीरियो जोन बना सकते हैं। तो देखो ये भी स्टीरियो जोन है, ये भी एक स्टीरियो जोन है, समझे, और ये भी एक स्टीरियो जोन है, और ये भी एक स्टीरियो जोन है। तो तीन स्टीरियो जोन दिख रहे हैं यहाँ पे, थ्री स्टीरियो जोन। उसका मतलब ये नहीं कि 3 into 2 करके बोल दिया कि 6 स्टीरियो सेंटर होंगे, एससी मतलब स्टीरियो सेंटर बोल रहा हूं, स्टीरियो सेंटर, लेकिन कॉम्बिनेशन है उनका, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला मिलकर के एक स्टीरियो जोन, सेकंड एंड थर्ड वाला मिलकर के एक स्टीरियो जोन, और 1 and 3 वाला मिलकर के एक स्टीरियो जोन है। ठीक है, लेकिन तीन स्टीरियो सेंटर, तीन स्टीरियो जोन, तीन स्टीरियो सेंटर, सबके सब क्वालिफाई कर रहे हैं, सबके सब क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या करने के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, यही बात आपको यहां पर समझाई गई है। आप जरा सा देख लो, कई बार ऐसे पूछेंगे नाम देकर, कभी क्विज में मैं डालूंगा ऐसे नाम देकर के 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो आपने साइक्लोप्रोपेन बनाया, वाओ क्या साइक्लोप्रोपेन बनाया कर रहे होगे आप, है ना, कर रहे होगे ना, हाँ यहाँ पे बोल दो यार, अच्छा वाला, ग्रेट जॉब, वाओ हंस करके बहुत अच्छा काम किया। देखो यहाँ बदमाशो, मैंने बनाया स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट पोजीशन पर दो लगे हुए हैं, बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन लगे ही हुए हैं ना, तो देयर इज नो स्टीरियो सेंटर, यहाँ पर कोई भी स्टीरियो सेंटर है ही नहीं, सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, करेक्ट। ठीक है, यहाँ देखो इस वाले में दिख रहा है कि दिस इज स्टीरियो सेंटर, दिस इज स्टीरियो सेंटर। ठीक है, तो 2 स्टीरियो सेंटर्स आर देयर, ये सब तो स्टीरियो सेंटर है ही नहीं, नहीं है ना, वो सब स्टीरियो सेंटर नहीं है भाई। ओके, दो स्टीरियो सेंटर है, तो हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर देखो दिखाया जा रहा है कि ब्रोमीन ब्रोमीन जब पास में होंगे, क्लोज, ठीक है, जो लेंथ है वो स्मॉल है, मतलब लेंथ जो है वो कम है, तो ऑब्वियसली वो सिस आइसोमर्स हो गया। जहां पर ब्रोमीन ब्रोमीन दूर है, एक वेज पर है और एक डैश पर है, तो वेज और डैश को भी ऐसे दिखा रहे हैं, देख रहे हो, ये दिखाने का तरीका है, दिख रहा है, ये सब दिखाने का तरीका है। अगर ये वेज है, ये डैश है, तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं पूरा। देखो दिस इज समथिंग के, अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है भाई, ऐसे जो दिखाया जा रहा है तुम्हें, इसमें पूरा ओपन करके दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसमें ओपन नहीं कर रहे हैं, वेज और डैश वाले में ओपन नहीं कर रहे हैं, बट वेज और डैश के नोटेशन से ही बता दे रहे हैं कि कौन ऊपर कौन नीचे, यहाँ पर एकदम पूरा अच्छे से बना के दिखा रहे हैं, डिटेल स्ट्रक्चर है वो। अब इसके बाद कहानी है क्यूमुलिन की। ओके, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों कि हम क्यूमुलिन पे जाने से पहले आपसे कुछ पूछेंगे मेरे दोस्तों, क्यूमुलिन वाला केस तुरंत में नहीं लाएंगे, हम आपसे पूछेंगे बताओ कहां कहां पे ज्योमेट्रिकल है, आओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहां कहां है जी मुन्ना, बताओ उनको, बताओ 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 बताओ। अरे यार किसी ने यहाँ से पेंटागन गायब किया हुआ है, हम ही मोनजोली का बन जाएगा। चलो यार पहले इसी पे काम कर दो। ठीक है, देखो जरा मुझको बताओ, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है, योकिनो, योकिनो। आप देखेंगे दो स्टीरियो सेंटर है तो कर सकता है, डना डन, दो स्टीरियो सेंटर तो कर सकता है, बाकी रिंग तो अपने आप ही डबल बॉन्ड के रूप में एक्ट कर रही है। अरे बोलो हाँ क्यों ना, बोलो योकिनो करेगा कि ना, अरे बताओ भी, ए बेशर्मो, ए बदमाशो, लेट मी स्टार्ट माय डिस्क्यू, ओह डिस्क्यू डिस्क्यू डिस्क्यू। ओके आ जाओ, नहीं करेगा ना, सबने आंसर क्या नहीं करेगा, हाँ फिंगर स्लिप, फिंगर फास्टेस्ट फिंगर के चक्कर में फिंगर स्लिप भी कर देते हैं। देखिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज नो स्टीरियो सेंटर। ठीक है, चलो अब मैं ना मिथाइल दिखा रहा हूँ, एक इस तरह से लाइन खींचते तो मतलब क्या होता है, मिथाइल होता है, और एक मिथाइल को अपोजिट दिखा रहा हूँ। क्या यहाँ पे स्टीरियो सेंटर बना, बोलो योकिनो, बोलो योकिनो, स्टीरियो सेंटर बना, बिल्कुल बना है भाई, बिल्कुल बना है, स्टीरियो सेंटर बिल्कुल बना है, स्टीरियो सेंटर बना है तो ठीक है, शो करेगा, शो करेगा, हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, बोलो योकिनो, क्या यहाँ पर है, बोलो योकिनो, क्या यहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, बताओ मुझे, यहाँ पर है, नहीं है, नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि स्टीरियो सेंटर गायब हो गया, दो स्टीरियो सेंटर चाहिए थे, आपने एक को खराब कर दिया। देखिए यहाँ पर ये स्टीरियो सेंटर था, लेकिन अब ये नॉट ए स्टीरियो सेंटर नहीं है, क्योंकि आपने सेम ग्रुप लगा दिए, सेम ग्रुप लगाएंगे तो डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएंगे। यहाँ पर अभी भी CH3 और हाइड्रोजन है, वहां पे आपने चेंज कर दिया, ये स्टीरियो सेंटर है, लेकिन अब ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं रहा। देखिए अगर पूरे रिंग में कोई एक एटम दिखता है ऐसा डिफरेंट टाइप का, तो उसको स्टीरियो सेंटर बोल के फायदा नहीं है ना, उसको भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्टीरियो सेंटर तो तभी आएगा जब स्टीरियो जोन होंगे। एक स्टीरियो सेंटर से स्टीरियो जोन नहीं बनता, स्टीरियो जोन
नहीं बनता। तो जब स्टीरियो जोन बनेगा ही नहीं तो स्टीरियो सेंटर भी मत बोलिए उस कार्बन को, ठीक है। इसीलिए इट्स नॉट ए स्टीरियो सेंटर, ये भी स्टीरियो सेंटर नहीं हुआ। अगर 2 स्टीरियो सेंटर चाहिए था तभी स्टीरियो जोन बनेगा, और आप एक स्टीरियो सेंटर दिखा रहे हैं तो वो मीनिंगलेस है, वो मीनिंगलेस है। जरा देखिए तो अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म एग्जिस्ट करेगा? दोनों जगह बर्बाद कर दिया, नहीं बनेगा। अब बनेगा? अभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि आपने एक ही रखा हुआ है। तो लिटरली बोले तो अभी भी कोई भी काम का नहीं है वो। बट मैंने जैसे यहां बनाया और यहां पर मैंने सेम नहीं बनाया, इथाइल बना दिया, बट कोई बात नहीं। यहां पर और यहां पर दोनों के स्टीरियो सेंटर है, बस बन गया। ये मत सोचना रिंग में कई सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना एडजेसेंट में होना चाहिए, 2 एडजेसेंट में है तब बनेगा, ऐसा नहीं है। रिंग में कहीं पर किसी भी कार्बन के बीच में बन सकता है, क्योंकि हमें तो लेंथ से मतलब है ना। एक दूर के कार्बन पर ऊपर में होगा, वेज पर होगा, और एक दूर के कार्बन में नीचे में होगा, कोई बात नहीं भाई, लेंथ का वेरिएशन पॉसिबल है तो बस हो जाएगा। लेंथ लेंथ का वेरिएशन पॉसिबल है तो बस हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। समझ गए? अब आइए देखिए, अब बातचीत करेंगे इनकी, क्यूमुलिन की। क्यूमुलिन का पहले ना मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंदर होता क्या है। तो पहले देखिएगा क्यूमुलिन में, क्यूमुलिन का मतलब क्या होता है? ईन है ना, डबल बॉन्ड आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? क्यूमुलेटेड आएंगे। क्यूमुल क्यों लगाएंगे? क्यूमुलेटेड ईन्स हैं, कंजिक्यूटिव है, लगातार है। तो मैंने अभी जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बनाया? 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड या इवन डबल बॉन्ड बोल सकते हैं। 2 कैटेगरी होती है एक्चुअली यहाँ पर ना, इवन डबल बॉन्ड वाले डीबी लिखेंगे तो डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड ऑड डबल बॉन्ड वाले। ऑड डबल बॉन्ड बोलेंगे मतलब क्या होता है? ऐसा हो जाएगा, फटाफट देख लो सारे लोग, ऑर्डर इवन वाले होते हैं, ठीक है। तो बस अगर डायरेक्टली अगर तुमको शॉर्टकट बताएं तो बस इतना जान लो कि जब इवन वाले होंगे ना तो दोनों साइड जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, देखो टीओटी मार्क कर रहा हूं मैं, टर्मिनल, यहां से यहां तक पूरी लीनियर, ये लीनियर अरेंजमेंट होता है यहां से यहां तक, क्योंकि देखो बीच वाला कार्बन क्या एसपी हाइब्रिडाइज्ड है, तो लीनियर अरेंजमेंट होता है ये पूरा डबल बॉन्ड का जो रीजन होता है, ये भी पूरा का पूरा लीनियर होगा अपने आप, क्योंकि बीच में जो भी कार्बन आ रहे हैं सारे के सारे क्या है? एसपी हाइब्रिडाइज्ड है। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या होगा? लीनियर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब यार हम क्या पाते हैं, पूरी बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट जब लगाएंगे ना तो पूरी बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से साफ साफ दिख जाता है कि जो एलीन्स हैं उनमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जब जब आएंगे ना तो टर्मिनल कार्बन के जो प्लेन होते हैं, बॉन्ड्स के जो प्लेन होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। अगर इस साइड वाला एक्स वाई प्लेन में है तो डैम श्योर के इस साइड वाला या तो वाई जेड प्लेन में होगा या जेड एक्स प्लेन में होगा। अब मेरी मर्जी मैं किसी को भी वेज डैश में दिखा दूं, देखो इसको वेज डैश में दिखा रहा हूं तो परपेंडिकुलर हो गया ना वो, इस यहां से जो प्लेन पास करेगा उसके परपेंडिकुलर हो गया। और मैं यहां पर वेजो डैश नहीं दिखा रहा लेफ्ट साइड में, यहां पर वेजो डैश नहीं दिखा रहा, मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है तुम्हारे पास, ये जो पूरा पार्ट है ये कार्बन वाला, ये कार्बन वाला, कार्बन का ये बॉन्ड इंक्लूड करके ये वाला जो बॉन्ड है, ये कार्बन sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, लेकिन उसको मैं मान के चल रहा हूं कि वो ये प्लेन है, ठीक है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर बोला जाए तो हमें क्या लिखना चाहिए? हमें एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए, उसको ही एक्स वाई प्लेन बोलना चाहिए, क्योंकि वो तरीका हमारा बना हुआ बॉन्डिंग के टाइम से, ठीक है। अभी तो मैंने डिस्कशन के बीच में बोल दिया, बट मैं अब चलो जो बाय डिफॉल्ट जो तरीका होता है उस पर चलाता हूं। अगर उधर एक्स वाई प्लेन है तो इधर वाई जेड या जेड एक्स होगा, सेम नहीं हो सकता, परपेंडिकुलर होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन अगर एक्स वाई प्लेन में रखे हुए हैं तो यहां जो हाइड्रोजन होंगे ना वो एक्स वाई प्लेन में होंगे ही नहीं, वो एक्स वाई प्लेन में होंगे ही नहीं, वो वाई जेड या जेड एक्स प्लेन में होंगे फॉर श्योर। और सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, कोई भी दूसरा रख सकते हो तुम ग्रुप, यहाँ पर तुम कोई दूसरा ग्रुप रख सकते हो भाई, तुम CH3 रख दो, कुछ भी रख दो, बट कोई भी ग्रुप होगा। सपोज दैट मैं उसको ना ए और बी कर देता हूँ, ठीक है, स्मॉल ए स्मॉल बी कर देता हूँ, कोई भी हो। और आपको तो पता है बस जो भी स्टीरियो सेंटर्स हैं, देखो ये जो टर्मिनल वाले हैं वो एक्चुअली स्टीरियो सेंटर के रूप में काम करेंगे, ये एक्चुअली स्टीरियो सेंटर के रूप में काम करेंगे, ये एक्चुअली स्टीरियो सेंटर के रूप में काम करेंगे। बीच वाला से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाला वो स्टीरियो सेंटर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके स्टीरियो सेंटर क्यों नहीं बोलेंगे? स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है कि ऐसा एटम जिसके अबाउट अगर मैंने ग्रुप्स को इंटरचेंज किया, स्टीरियो सेंटर जिसके अबाउट एटम जिसके अबाउट ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करने से, साथ साथ बोलते रहो, पोजीशन चेंज करने से नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए, नया स्टीरियो आइसोमर बन जाए, स्टीरियो आइसोमर बन जाए। तो यही तो होता है, हम ग्रुप को ऊपर से नीचे कर देते हैं तो सिस ट्रांस में चेंज हो जाता है, ट्रांस सिस में चेंज हो जाता है। तो मान लो यहां पर ए और बी है, तो जो ए और बी इधर रखे हुए हैं ना और जो ए और बी यहां रखे हुए हैं परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ऐसी चीज नहीं होती है, यहां अगर आपने ना एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ऑड वाले में तो दोनों साइड सेमी प्लेन होता है, ये भी एक्स वाई में आएगा। जहां सेम प्लेन आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, जहां सेम प्लेन नहीं आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। भैया ये क्या बात हो गई कि जहां पर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आएगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। और जहां पर परपेंडिकुलर प्लेन आएगा, परपेंडिकुलर प्लेन आएगा वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ऐसा क्या भाई? अरे बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, कैसे समझ लीजिए, कैसे समझ है, लाइए कुछ है, हाँ हमारे पास है ना, देखिए ना, बस 2 पेन तो चाहिए था हमें, देखिएगा ध्यान से। ये जो 2 पेन रखे हुए हैं, इन 2 पेन को आप मान लीजिए ये परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में रखे हुए हैं, इनको मैं प्यार से ऐसे पकड़ देता हूँ, प्यार से ऐसे पकड़ लेंगे ना
ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है, देख रहा है। और जो एक्स वाई प्लेन है वो यहाँ ऐसे, एक्स वाई प्लेन इस तरह से, एक्स वाई प्लेन ऐसे, ये कॉपी के अबाउट मान लीजिए, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो आपको दिख रहा है जो ऊपर जाने वाला जो पेन है ना, जो ऊपर जाने वाला पेन उसको वेज में मान लो, जो नीचे जा रहा है पेन उसको डैश में मान लो, ठीक है, सही। अब जो भी ग्रुप इधर होंगे, हम बात कर रहे हैं इवन वाले के केस की, तो ये वेज वाला ऊपर का पेन और ये नीचे वाला पेन, दो पेन है, माइक का सहारा ले लीजिए। वाओ क्या बात है, दिमाग लगाया, केमिस्ट्री टीचर के पास दिमाग देख रहे हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ पर एक पेन ऊपर है और एक पेन नीचे है, करेक्ट, ये पेन नीचे है, देख लेना गोलगप्पो, और ये पेन ऊपर है। अब एक बात बताओ तुम, इस वाले पेन तुमको तो बहुत अच्छे से ज्योमेट्री आती है, अब दो पेन की जरूरत भी नहीं है, देखना ध्यान से, इस पेन पे फोकस करते हैं जो कि ऊपर है, वेज पे है, ठीक है। अब यहां से तुम डिस्टेंस निकालो इस कॉर्नर का, उसको L1 बोल दो, ठीक है। अब जरा इमेजिन करना, यही पेन कहां चला गया, यही पेन चला गया नीचे, क्योंकि आप जब सिस से ट्रांस बनाते हो तो पोजीशन चेंज करते हो, तो आपने नीचे कर दिया। जब तुमने नीचे किया, जब तुमने नीचे किया तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब तुम्हें क्या करना है, यहां से, रुक जा भाई, ये नीचे था, ये पेन नीचे है, ये पेन नीचे है, यहां से इस कॉर्नर की फिर से ना आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो क्या वो सेम नहीं होगा जो यहां से निकाला था, सेम ज्योमेट्री, सेम लेंथ। दैट इज वाई कि तुम्हारा ये जो डबल बॉन्ड वाला केस होता है, उसमें जो परपेंडिकुलर प्लेन होता है ना, उसमें ऊपर रखो ग्रुप को, प्लेन के ऊपर रखो ग्रुप को या नीचे रखो ग्रुप को, किसी एक पॉइंट से उसका डिस्टेंस सेम ही होता है। इमेजिन करके देखो, देखो यहां से डिस्टेंस तुमको निकालना था इसका, समझे। अब जब तुम इसको चेंज कर दोगे ना, और तुम इसको ऐसा बना लोगे, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और ऊपर में वेज पर तुम लेते आए बी को, ठीक है, और डैश पर ले गया ए को, अभी भी डिस्टेंस ए और ए के बीच में ना सेम ही है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होता है, क्योंकि भाई परपेंडिकुलर प्लेन है, तुम कुछ भी कर लो डिस्टेंस वही आएगा। तो जब डिस्टेंस भाई L1 का L1 रह गया मेरे दोस्त, तो सेम डिस्टेंस डजंट गिव यू अ न्यू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सेम डिस्टेंस, नो जीआई, कहानी खत्म, समझे ये पॉइंट। अब आप बिंदास चलिए किसमें, ऑड वाले में चलिए। तो ऑड वाले में क्या हुआ, प्लेन चेंज ही नहीं हुआ, परपेंडिकुलर प्लेन नहीं आया, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ऑड, और ज्यादा बॉन्ड्स भी आ सकते हैं, ए और बी, ए एंड बी, देखिए वेज डैश दिखाएंगे नहीं क्योंकि सब सेम प्लेन में होंगे। तो अब आप क्या कीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ लीजिए, यहां से यहां तक का लेंथ लीजिए, उसे L1 बोल दीजिए, उसे L1 बोल दीजिए, और नेक्स्ट टाइम जब चेंज होता है, नेक्स्ट टाइम जब चेंज होता है, ए को नीचे कर दीजिए, बी को ऊपर कर दीजिए, देखिए ट्रांस वाला फॉर्म आ गया और डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया। क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस सेम रह गया है, हो ही नहीं सकता, सेम प्लेन है, सेम प्लेन है, पॉइंट्स अलग अलग है, L2 है एंड L2 इज ग्रेटर देन L1, दिस इज ट्रांस एंड ऊपर वाला सिस, खत्म कहानी, हो गया टॉपिक खत्म, बस इतना ही करना था। यही बात है आपको यहाँ पर समझाई जा रही है, इसी तरह से बनाया गया है। देखिए इस वाले में आप क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, यू और नो करो फटाफट, होगा या नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं, राधा बोल संगम होगा कि नहीं, जल्दी करो, सिखा दिया है तुमको। ये जो सामने दिखाया जा रहा है ना, वो पूरा प्लेन में एक्सप्लेन करके कोशिश की जा रही है सिखाने की, तुम्हारा काम है, तुम अब इसको अपनी बॉन्डिंग लगा करके तुम इसको देखने की कोशिश करना कि आखिर sp2 करके ऑर्बिटल बना करके कैसे समझाया गया है। मैं अभी इस पर नहीं जाऊंगा, तुमको होमवर्क देने के लिए ही रखा गया है, क्योंकि हमारा काम हो चुका है और अभी दूसरा टॉपिक करना है, तो ऑब्वियसली वो आपके होमवर्क के लिए ही रखा गया है, समझे। बट नो डाउट इसको डिस्कस कर सकते हैं कभी भी, तुम जब भी चाहोगे तो टेलीग्राम वगैरह पे डिस्कस कर लो, या फिर मुझे लगता है कि आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह आएगा तो इस तरह की चीजें बहुत आएंगी, तो तुम्हारा वहां पर तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ खास है नहीं, देखो अभी जो मैंने तुमको जैसी चीजें बताई एग्जैक्टली ऑलमोस्ट वैसी चीजें, जरा देख ही लो तुम, खत्म ही हो जाए, तुम अंदर से घुट रहे हो, ऐसे भी बता दो, ऐसे भी बता दो, ऐसे बता दो, कुछ है ही नहीं उसमें। मेरे गोलगप्पे परेशान बहुत होते हैं। इस कार्बन का हाइड्रोजन sp2 था, बीच वाले का sp और sp है, सबके पास pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो कैसे खड़े होंगे, परपेंडिकुलर। तो सारे के सारे pz मिल गए आपको, देखिए pz 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 pz, उन्हीं pz से पाई बॉन्ड बनाना है, बना दीजिए। जब आप पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे, देखिए इसका हाइड्रोजन sp2 था, तो इसके दोनों बॉन्ड को हमने किसी एक प्लेन में रखा, xy में रखा, ठीक है। और इन दोनों कार्बन के बीच के बॉन्डिंग को यानी कि पाई बॉन्ड को दिखा दिया हमने किससे, pz और pz से दिखा दिया। फिर बीच में जो कार्बन sp था, उनके सिग्मा बॉन्ड को भी दिखा देंगे जो sp और sp से बन रहे होंगे, ठीक है। यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 और sp के बीच में, और एक पाई बॉन्ड बनेगा। फिर ये बीच में जो कार्बन आएगा, ये कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है, तो 2 सिग्मा बना रहा है, देखो सिग्मा यहां से बन रहा है, पाई यहां से बन रहा है। फिर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये कार्बन दोनों साइड से सिग्मा बना रहा है और दोनों साइड से पाई बना रहा है, करेक्ट। इसी तरह से करते करते हम लास्ट कार्बन पर पहुंचे, लास्ट कार्बन का जो sp2 है, लास्ट कार्बन का जो sp2 है, उसके बाद pz है। अरेंजमेंट एग्जैक्टली सेम आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि तुमने ऑर्बिटल वैसे ही यूज किए, ऑर्बिटल वैसे नहीं यूज करोगे तो यहां पर परपेंडिकुलर प्लेन आ जाएगा, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स में प्लेन सेम, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, करेक्ट। बढ़िया, बस यही है, फिर से वही बात जो हमने की अभी। एंड स्पाइरिन का केस, अरे स्पाइरिन का केस तो और चुटकी में निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखो मैं बताता हूँ। स्पाइरिन के केस में बहुत हंसी आती है, क्या आती है हंसी, कि बेचारों को कोई ना कोई भाव नहीं देता, क्यों भाव नहीं देता है उसका रीजन है, देखना। अगर तुम ऐसा लिख रहे हो ना, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर तुमने ए लिखा, यहाँ पर तुमने बी लिखा, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, तो सारे डबल बॉन्ड की जगह पे तुम ना स्पाइरेन बना सकते हो, देखो ये बना सकते हो तुम, ये वाली रिंग डाल सकते हो। स्पाइरेन बोलते हैं ना जब दो रिंग को फ्यूज करते हैं, सिंगल कार्बन पे, देखो सिंगल कार्बन पे चिपकाया हुआ, फ्यूज किया हुआ है,
ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्पाइरेन। तो तुम यहाँ पर ए लगा लो, यहाँ पर बी लगा लो, इक्विवेलेंट है, दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। और अब हमें पता है कि ये अगर एक्स वाई प्लेन में होगा तो ये हो ही नहीं सकता एक्स वाई प्लेन में, ये वाई जेड या जेड एक्स में होगा, तो सेम थिंग हैपेंस हियर। तो जब कभी भी स्पाइरेंस देखो उनको डबल बॉन्ड के रूप में ऐसे सोचा करो। यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, अभी सीखा हमने। लेकिन भाई अगर मैं तुमको ये स्पाइरेन देता तो जरा देखो ध्यान से, तुम बताना, मैंने अब तुमको कितने डबल बॉन्ड दे दिए? 3 डबल बॉन्ड। और 3 डबल बॉन्ड देने पे कौन सी कैटेगरी आ गई? ऑड वाली। ऑड कैटेगरी आ गई तो अब बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? बोलो यो कि नो, जल्दी से, होगा या नहीं होगा? अजी अवश्य होगा। आप 3 पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, 3 आपने 3 स्पाइरेन रिंग लगाई ना, बस 3 पाई बॉन्ड के बराबर का हो गया, वो ऑड हो गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गई होगा, हो गई होगा, वो नहीं होना है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक वैसे ही सपोज दैट मैंने एक रिंग लगाई और एक डबल बॉन्ड लगाया, तो ये केस कितने का हो गया? 2 डबल बॉन्ड का हो गया, क्योंकि रिंग बराबर डबल बॉन्ड, आपको यही सोचना है, रिंग डबल बॉन्ड, रिंग डबल बॉन्ड। ठीक है, तो रिंग और डबल बॉन्ड आ गया ना। देखिए प्लेन परपेंडिकुलर दिखाया जा रहा है ना, प्लेन परपेंडिकुलर, समझ गए? तो इनैंशियोमेरिक, मतलब ये इनैंशियोमेरिक पेयर पे भी ध्यान मत दीजिए, ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इस पे ध्यान ही मत दीजिए, अभी कोई काम ही नहीं होगा, मत ध्यान। तो चुपचाप देखिए, परपेंडिकुलर प्लेन आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। समझ गए बबुआ? 1,1 डाया क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, नाम ही लिखा हुआ था वैसे तो, बट चलो कोई नहीं, आप करो, बताओ मुझको। वो पार्ट खत्म हो गया, हम अब इस पर क्विज करते हैं और क्विज करके फटाफट फिनिश करते हैं काम को अपने। एक आपको सीआईपी रूल बताना है, 5 मिनट की चीज है ना, मैं ऐसे चुटकी मुड़ा ऐसे काम करता, मैं केवल क्विज और क्विज बच गई, और ये हमारा काम खत्म हो गया यार। क्या लिखा जी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? क्या कांड किया तुम लोगों ने? कर लिया क्या कांड किया? आ जाओ देखते हैं क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। तो ये तो आप लोग सीख गए हैं, है ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं थोड़े अच्छे से। साइड ऑफ ही रहेगा, एकदम कॉन्सेंट्रेट कीजिए सारे लोग, साइड हमारा ऑफ ही रहेगा बाबू। तो फॉलोइंग कंपाउंड कैनोट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आप सारे कंपाउंड को देखते जाइए, मैंने ऐसे ढेर सारे कंपाउंड आपको बना करके पहले प्रैक्टिस करवा दी है, बट इसलिए आपसे गलती ना हो जाए इसके लिए आपको टाइम मोर देन सफिशिएंट दे रहे हैं, 30 सेकंड दे रहे हैं। हालांकि फटाफट फटाफट देख करके देखो, हम ऐसे ऐसे देख करके यहाँ पर स्टीरियो सेंटर है या नहीं, ऐसे देख देख करके हम फटाफट बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। क्या दो तुम आज बड़ा हूं, दिल में मेरे आज क्या है तो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो मेरी महबूब क़यामतों की हाजिर सा तेरी गलियों में मोहब्बत। चलिए, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? सिखाया था, बताया था, देखिए एक ही कार्बन पर 2 नहीं होने चाहिए सेम, करेक्ट? तो इसीलिए ये हो जाए डन। हाउ मेनी साइक्लिक आइसोमर एग्जिस्ट्स फॉर C3H3Cl3? C3H3Cl3 के लिए कितने साइक्लिक आइसोमर्स एग्जिस्ट, कितने साइक्लिक आइसोमर्स एग्जिस्ट, कितने साइक्लिक आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? ये ना क्वेश्चन, हाँ जी। तो कैसे बनाएंगे आप? देखिए सबसे पहले तो 3 कार्बन है, तो क्या आपके दिमाग में अभी, देखिए स्मार्ट बंदे कैसे सोचते हैं, कुछ लोग अपना काम बढ़ाते हैं, इसमें ना हम आइसोमर्स की जो काउंटिंग है, आइसोमर्स की काउंटिंग जो है वो हम निकालते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के थ्रू भी, लेकिन उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी अभी। क्यों नहीं है बताएंगे आगे, आपके साथ ये सब डिस्कशन होनी है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह की 11th में वैसे तो होती है, की भी हमने, बट फिर से होनी है दोबारा, क्योंकि आइसोमर्स अभी 12th में ही करते हैं एकदम धो करके अच्छे से, ठीक है? तो चिंता मुक्त रहिएगा, 11th की चिंता ही नहीं करनी, बार बार बोला मैंने, 1000 बार बोला, करोड़ों बार बोला। तो यहाँ पर चुपचाप यार आप ये सोचो ना, खत्म है कहानी, वाओ। ठीक है, सोच करके हाइड्रोजन सेट करो, क्लोरीन सेट करो, बताओ मुझको क्या क्या चेंजेस तुम कर सकते हो, क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या नहीं बना सकते हो, कितने साइक्लिक आइसोमर्स बन सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों। चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। 3 कार्बन लगा चुके हो, हर हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन लगा लो, हर हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन लगा लो, हर हाइड्रोजन के साथ एक क्लोरीन लगा लो, ये तो कर ही सकते हो, ठीक है? ओके, अब इसके बाद यार स्ट्रक्चरल भी बोला है, तो स्ट्रक्चरल में क्या होता है ना, पोजीशंस भी होते हैं, पोजीशंस भी चेंज होते हैं। तो तुम क्या करो, उसी के अकॉर्डिंगली पोजीशन चेंज करो। तुम देखो कि क्या तुम 2 क्लोरीन को एक साथ रख सकते हो, 2 हाइड्रोजन को एक साथ रख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ये देखो और देख करके ट्राई करो, ट्राई करो और बनाओ। ये क्वेश्चन आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन हो गया। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, दिल ना का सड़क सता होगी। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपसे गलती हुई है ना, तो परेशान मत होइए, एंड दैट डजंट मीन कि यार तुम सॉल्यूशन ही देख लो, बट मैं यहाँ पर तुमको रियलाइज करवा दे रहा हूँ। देखो 2 क्लोरीन वाला एक एग्जांपल मैं हिंट कर रहा था तुम्हें,
अलग अलग जगह पर क्लोरीन होगा, वो मैंने हिंट कर ही दिया था। एक और बस बन सकता है, इसके अलावा नहीं बन पाएगा। हालांकि अभी के स्टेज पर मैं बोलूं तो अभी जब तुम्हारी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तुमको इसमें अरेंजमेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन सोचना था। 3 क्लोरीन को ऐसे सेट कर दिया, ठीक है। अब तुम किसी एक जगह के क्लोरीन को नीचे करते, तो देखो इसमें और इसमें जो डिस्टेंस दिखेगा और इसमें जो डिस्टेंस दिखेगा वो सेम होगा। तुम किसी भी क्लोरीन को नीचे कर सकते हो, क्योंकि सारी पोजीशन क्या इक्विवेलेंट है, क्योंकि एक आइसोलेस आप क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के रूप में आप इसको ट्रीट करते हो ना, तो सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, किसी भी क्लोरीन को नीचे कर लो। कोई अगर ये बोलता कि नहीं यार मैं ये भी तो कर सकता हूं, 2 क्लोरीन को नीचे करते हैं, 1 क्लोरीन ऊपर होगा, अरे मेरे मुन्ना फंस गए तुम। सेम चीज बना दी तुमने, ये जो चीज है ना वही चीज है यहां भी, क्योंकि सारी पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो 2 को ऊपर रखो या 2 को नीचे रखो विल बी इक्विवेलेंट। फंस गए। कोई बोलेगा कि नहीं 3 को ऊपर रखा 3 को नीचे रखते, अरे सेम इक्विवेलेंट बात, तुम सेम ही बना देते। ठीक है, तो एक ही डिफरेंस चीज हो सकती है कि एक जगह पर फिर एक ही कार्बन पे तुम 2 क्लोरीन को लगाओ, तो मैक्सिमम 3 बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आगे बहुत हैं, तो इसलिए चिंता मत रहिए, चिंता मत कीजिएगा, समझे, परेशान मत होइएगा। एंड दिस विल बी योर होमवर्क। बड़ा प्यारा है, इसमें हर जगह सोचना, क्योंकि यार मतलब एक क्वेश्चन तुमको रहना चाहिए प्यारा सा होमवर्क के लिए यार, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो तुम, तो प्लीज कर लेना उसे। ओके, मैं यहाँ पे माइलस्टोन सेट कर देता हूँ। बड़ा हो जाता बड़ा। सीआईपी रूल देख लीजिए अब आप। सीआईपी रूल क्या कहता है, सीआईपी रूल पे आगे बहुत बातें होनी है, तो बेसिकली अभी जो भी हम करने वाले हैं सीआईपी रूल से रिलेटेड ना, वो पार्ट जो है आगे यूज होने वाला है, बट उसकी झलक आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। तो अभी सीआईपी रूल की झलक दिखाएंगे, आगे क्लासेस में यूज होगा। सीआईपी रूल से रिलेटेड आपको हल्का सा एक होमवर्क दे रहे हैं, वो होमवर्क में आपको चीजें रीड करनी है, ठीक है, और जरूर रीड करके मुझे बता दीजिएगा टीजी पर, टेलीग्राम पर बीस्ट केमिस्ट आईडी, बता दीजिएगा कि सर पढ़ लिया था सर, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, वैसे सारे पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा। सीआईपी रूल 3 साइंटिस्ट के नाम पर है, कहन, इनगोल्ड, प्रीलॉक, जिनके नाम आप भूल भी जाइए तो कौनो फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। सीआईपी बस याद रखिएगा कि रूल होता क्या है। इस रूल के हिसाब से ना हमें ना प्रायोरिटी सेट करनी होती है। प्रायोरिटी का कोई रिएक्शन से मतलब नहीं है, बट प्रायोरिटी का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म चल रहा है ना, तो हमें समझ में आता है कि तुम कौन से आइसोमर की बात कर रहे हो। बोलो जल्दी से, क्या समझ में आता है? क्या तुम्हारा ध्यान खींचना पड़ेगा? क्या तुम्हारा ध्यान खींचना पड़ेगा? हाँ, ध्यान खींचना पड़ेगा क्या? टाइम टू फोकस, 2-3 मिनट फोकस करो बस, ज्यादा कुछ नहीं, आगे की चीज है ना, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो प्रायोरिटी सेट क्यों करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को समझने की, क्योंकि तुम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म में पढ़ रहे हो और ऑप्टिकल में बहुत यूज है, और ज्योमेट्रिकल में कुछ खास बातें नहीं है बची हुई, जो मुझे लगता है अगले क्लास में कुछ हल्के फुल्के कुछ क्वेश्चन हम इसी से रिलेट करके करेंगे। जैसे आज तुमने एक अच्छा क्वेश्चन किया है, उससे रिलेट करके क्वेश्चन करेंगे, और दैट्स इट। एक्चुअल प्रॉब्लम आती है जब हम ऑप्टिकल पढ़ते हैं, और उससे भी अच्छी प्रॉब्लम आती है, मतलब उससे खतरनाक सिचुएशन बनेगी जब हम ऑप्टिकल प्लस ज्योमेट्रिकल साथ साथ करते हैं, बैंड बच जाती है उसमें। तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल को रिवाइज अच्छा कीजिए, ऑप्टिकल पर फुल फोकस कीजिएगा, सिर्फ क्लास में फोकस कीजिएगा, चीजें हो जाएंगी, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो प्रायोरिटी सेट करना सीखना होता है। अब होता क्या है कि मान लो कि एक ही कार्बन पर ना तुमको एक ग्रुप दिखाई दे रहा है OH और दूसरा ग्रुप दिख रहा है NH2, मुझे प्रायोरिटी सेट करनी है, क्योंकि इससे आइसोमर के बीच में डिफरेंसेस समझ में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह जो है ना, वो इसका काम नहीं है, बट हम इतने स्मार्ट हैं कि प्रायोरिटी सेट करके आइसोमर को पहचान लेते हैं। आइसोमर को पहचान लिया तो 2 आइसोमर के बीच में डिफरेंस समझ में आएगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझ में आएंगी, तो एक तरह से प्रायोरिटी इनडायरेक्टली जाती है प्रॉपर्टीज पर। लेकिन प्रायोरिटी का काम बस ये है कि आपको आइसोमर की पहचान करवाना, समझ रहे हो, इसलिए प्रायोरिटी बनाई जाती है। तो मान लो कि इस तरह से ना कार्बन के पास कार्बन टेट्राहेड्रल बना रहता है, तो मान लो कि इस तरह से कार्बन के पास ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ग्रुप्स लगे हुए ना, तो मैंने ये 4 ग्रुप्स लगाए हैं। एक एग्जांपल से पूरा सीआईपी तुमको समझा दूंगा फटाफट। तो तुम्हें क्या करना होता है कि हर ग्रुप का ना प्रायोरिटी सेट करने के लिए उसके फर्स्ट एटम को देखना होता है, फर्स्ट एटम को देखना होता है। अब तुमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को देखा, तो एटॉमिक नंबर किसका बड़ा है? ऑक्सीजन का, खत्म, प्रायोरिटी 1। नाइट्रोजन की उसके नीचे आती है तो प्रायोरिटी 2। दोनों कार्बन आ रहे हैं उसके बाद, तो इनकी प्रायोरिटी 3 और 4 होगी, बट किसकी 3 और किसकी 4 होगी ये नहीं पता। यहाँ पर ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट है। इन दोनों में से किसी की 3 होगी, किसी की 4 होगी। एक तरह से तुम रैंक दे रहे हो, प्रायोरिटी मतलब रैंक दे रहे हो, ठीक है। तो यार अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा लिखते हैं ना रैंक का, तो प्रायोरिटी में वो नीचे आता है, ठीक है, ये मीनिंग होता है। अब यार CH3 और CD3 में फर्स्ट एटम तो सेम है, तो जब जब फर्स्ट एटम सेम हो जाएगा हम फिर सेकंड एटम पर जाते हैं। सेकंड एटम कौन है? हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। भाई एटॉमिक नंबर तो सेम है, Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर की वैल्यू सेम होती है, लेकिन जो मास नंबर है वो इसका 1 है, इसका 2 है। तो जब जब ना एटॉमिक नंबर सेम होगा आइसोटोप्स में, तब तब हम मास नंबर देखेंगे और प्रायोरिटी उसी को देंगे। तो इसीलिए यहां पर प्रायोरिटी में जो ज्यादा प्रायोरिटी में आएगा वो CD3 आएगा और CH3 आएगा 4 पर। सो दिस विल बी योर 3 एंड दिस विल बी योर 4। डन, खत्म हो गया सीआईपी। ए भाई गुड़ 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 भाई गुड़ 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 हो गया हमारा काम। ढोल बाजो ढोल की ताड़ो ढोल बाजो, गेट रेडी टू पांच। देखिए एक छोटी बात यहां पर ऐड करेंगे कि जब कभी भी आप कार्बन बनाते हैं तो 2 बॉन्ड, मतलब कभी भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो 2 बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं? सेम प्लेन में होते हैं, लेकिन 2 बॉन्ड नहीं होते सेम प्लेन में। जिस प्लेन में आपने उन 2 सेम बॉन्ड्स को रखा होगा, सपोज दैट वो XY प्लेन है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी होती है, एकदम घुसा लो दिमाग में, हमेशा होगा ये। अगर वो XY प्लेन है तो उस XY प्लेन के ना ऊपर की तरफ अप साइड में कौन दिखाई देगा? वेज वाला, और डाउन साइड में कौन दिखाई देगा? डैश वाला। लेकिन अभी हम आगे ऑप्टिकल में पढ़ने वाले हैं कि इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ना सिंपली फिशर प्रोजेक्शन में दिखा सकते हैं।
कैसे दिखाते हैं फिशर प्रोजेक्शन में, सब आगे की चीज मैं सिखाऊंगा, अभी वो नहीं है, बस अभी याद रखना कैसे होता है, सीखना आ गया, बहुत काम है इस पर, फिशर बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना, जो ऑप्टिकल में सबसे बड़ा यही। तो बस ध्यान रखना कि जब ऐसा दिखा रहे हैं ना, तो बीच में यहाँ पे कार्बन है, इमेजिन करना, दिखाएंगे नहीं, लिखा होगा ए सी है, नहीं दिखाएंगे, तुमको समझना है तुम्हारे पास सी है, और 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, ए सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, सेम ग्रुप होंगे तो प्रायोरिटी ऑर्डर सेम होगा, तुमने अभी जैसे प्रायोरिटी सेट किया वैसे प्रायोरिटी सेट करनी होती है, हो सकता है बी का 1 आ जाए प्रायोरिटी, इसका 2 आ जाए, इसका 3 आ जाए, इसका 4 आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे मैंने अभी जो पीछे ये एग्जांपल दिया था ना, इसी एग्जांपल को मैं फिशर में डाल देता हूं, ऐसा डाल देता हूं, बीच में कार्बन है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर NH2 है, और यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CD3 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर ये प्रायोरिटी में 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये 4 आ गया। बोलो यो कि नो, काम हमारा हो गया, खत्म, समझे, कुछ भी नहीं बचा। जरा सा देखना, तो अभी यहाँ पर CIP सीक्वेंस पे तुमको तंग करते हैं, बट तुमको बता दे रहा हूं, उसके बाद तुम क्विज करना। तुमको सबसे पहले फर्स्ट आइटम देखना होता है। ठीक है, फर्स्ट आइटम OH और NH2 में कंपेयर कर लोगे ना, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, अगर सपोज दैट मैंने तुम्हारे सामने CHO रखा है, एल्डिहाइड कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, एसिड कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो। ठीक है, ये देखना, ये हमारा फर्स्ट आइटम है, तो यहां भी फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, तो यहां भी सेकंड आइटम सेम है, लेकिन यहां ये थर्ड आइटम है। लीजिए भाई साहब, ये थर्ड आइटम हाइड्रोजन है। फर्स्ट सेम निकला, कंपैरिजन नहीं कर सकते, सेकंड सेम निकला, कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड तो डिफरेंट है। तो फर्स्ट आइटम देखेंगे, सेम आया, सेकंड पे मूव करेंगे, सेकंड भी सेम आया, थर्ड पे मूव करेंगे, थर्ड भी सेम आया, फोर्थ पे मूव करेंगे, या थर्ड डिफरेंट आ गया। कौन जीतेगा, यू नो दैट, तुम्हें पता है कि कौन जीतेगा, समझ गए। तो अब तो तुम उड़ा दोगे क्वेश्चन को, पहले बताया था कैसे, देखते जाना, फर्स्ट सेम है तो सेकंड देखेंगे, सेकंड थर्ड देखेंगे, और भी बातें हैं। अभी तुमको चूंकि ऑप्टिकल पढ़ना है, तो अभी इसमें बहुत घिसाई है CIP रूल में, बहुत मजे भी है, मतलब क्या ही हो जाएगा वैसे तो, बट हाँ एक दो मजेदार पॉइंट्स क्वेश्चन के थ्रू तुम सीखोगे, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। ओके, चैट ऑफ रख रहा हूं, अभी एक और क्वेश्चन आप बनाओ, उसके बाद हमारा काम खत्म। लीडर बोर्ड दिखाना, लीडर बोर्ड दिखाना है, भूल ना जाए, लीडर बोर्ड दिखाना है, लीडर बोर्ड दिखाना है, भूल ना जाए, सच्ची भूल जाएंगे तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। रिजल्ट्स दिख लो, समझ गए थे ना, देखो तो जरा सा, वो पहले ही आना है, लास्ट के 2 ऑप्शन तो उड़ा दो, ये तो ऑप्शन किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को पहले रखा ही नहीं है, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। और अभी तुमको सिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड में, देखो थर्ड आइटम इज ऑक्सीजन, तो वो ज्यादा ही होगा। ठीक है, तुम अपने लिए शॉर्टकट बना सकते हो ये भी, कि जो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है। तो कार्बोक्सिलिक को पहले ही आना था CHO से, इसमें तो है नहीं ऐसा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से सेट करना है, या आप अपने तरफ से ना अच्छे से करो, पहचानो तो प्रायोरिटी में कौन आएगा। C2H5 बना लोगे ना, C2H5 को कैसे तोड़ते हैं, देखो C2H5 ऐसा दिखता है, पता चला तुम फर्स्ट सेकंड आइटम पहचानने में गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, देखना, इसके साथ कार्बन जुड़ा है, अगर मैं C2H5 को CH3 से कंपेयर करूंगा, तो C2H5 में जो पहला कार्बन है, ध्यान से देखना, ये फर्स्ट कार्बन है CH3 में, ये फर्स्ट कार्बन है C2H5 में, इस फर्स्ट कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा है, लेकिन इस फर्स्ट कार्बन के साथ एक भी कार्बन नहीं है, एक भी कार्बन नहीं है। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला जब दोस्ती को माने तो सब दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। संग आए। ओके, सो हमारी क्लास तो खत्म हो गई आज की, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत इजी है रिलेटिव टू जो क्वेश्चन आपने किए हैं, और जो सबसे मजेदार क्वेश्चन था वो तो था ही। अच्छा, होमवर्क आपको बता दे, देखिए होमवर्क आपके लिए सेट है, अरे कितने गईला हमारा होमवर्क, हाँ पहले तो होमवर्क नंबर 1, स्पाइरिन वाला केस होमवर्क है, कर लीजिएगा, सॉल्यूशन साथ में, सॉल्यूशन देखिएगा नहीं, बार बार बोला है, जो बंदे सॉल्यूशन की तरफ जल्दी जाते हैं वो रैंक से दूर जाते हैं, सीधा फॉर्मूला है, योर रैंक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, सॉरी, योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना ज्यादा आपको टाइम लेना सॉल्यूशन देखने में। अब समझ लो तुम क्या इंग्लिश बोलने वाला था मैं। हासिल लो बेशरम चल। योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन फॉर यू टू सी द सॉल्यूशन। इन सबके साथ कर लीजिएगा, समय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहचानना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस हो गई एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट भैया, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। हाँ एक बात बता दीजिए मुझको, कैन क्यूमुलेट विद ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा, बता दीजिए तो। ये रहा सीआईपी वाला, ठीक है। यहां पर तो सिर्फ कहानी किससे है, काम की चीज आपको यहां से दिखाई देगी। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन है, जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जांपल से, ये एग्जांपल के थ्रू प्यार प्यार से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एकदम प्यार प्यार से। हालांकि बहुत मतलब बोरियत भी आ जाती है कई बार, तो मैं आपको बोर नहीं होने देना चाह रहा था। ये पूरा प्यार प्यार से सारे एग्जांपल आपको कर लेने हैं, आपका होमवर्क है, एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे की क्लास में ये होना है, इसको पढ़ करके अगर रखोगे तो ये अपने आप अभी आगे की क्लास में बहुत एंटरटेन करेगा तुम्हें। तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतना डेडिकेशन दिखा दीजिएगा, ये कर करके रखिएगा तो मजा बहुत आएगा, ठीक है। ये आपके प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से होमवर्क है, कर लीजिएगा। और एन एस भरा पड़ा रहेगा आगे की क्लास में, बहुत काम करने वाला है आर और एस पर, बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा ऑप्टिकल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर रखने का बस ज्योमेट्रिकल की चीज ही नहीं है ये, यहां रखने का पर्पस ही है कि भाई एक बार दरवाजा खटखटा दिया है, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कुछ होता है जो भी आगे आएगा, इससे क्या होता है ना, बहुत कंफर्टेबल फील करते हो आप, आपको लगता है कि हाँ कुछ तो जाना हुआ है। जस्ट लाइक देखो कोई चीज 10th में थी 11th में थी, है ना, और हल्का सा वो आई फिर से फील वगैरह, यार हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, वो जो जानने वाली फीलिंग होती है ना, हल्का तो जानते हैं, डेप्थ नहीं यार, हल्का, तो मजा आता है बहुत, ठीक है। वैसे ही है हमारा ENZ, इंटरेस्टिंग भालो छे। तो अभी हम ENZ देखने वाले हैं आगे, जिसको मैं इजी बोलता हूँ। RS देखने वाले हैं अगले क्लास में, इन पे ही बातचीत चलेगी। ऑप्टिकल आएगा, ऑप्टिकल मिस मत करना दोस्त, हमारा उसमें जबरदस्त ट्रिक्स बताने वाला है, और ट्रिक्स नहीं मिलेंगे कहीं, हमारा कॉपीराइट है ट्रिक्स पे, समझे बाबू। तब हम चले बाय बाय करें, चलो बाय बाय करत बा। समरी में आपको याद दिलाते, क्यूमुलिन वाले में, ऑड वाले में ज्योमेट्रिकल होता है, इवन वाले में नहीं खेबा। एंड सीआईपी रूल में आप पहला आइटम देखिए, फिर दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए, सारे रूल्स को देखिए, चुटकी में बोलिए। फर्स्ट आइटम देख लीजिए, एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, अगर एटॉमिक मास ज्यादा है तो प्रायोरिटी ज्यादा। आई होप दैट खूब मजा आया होगा। आज तो टारगेट करते हैं 5 लाख लाइक का, तो ढेर सारा प्यार और ढेर सारी दुआएं, और इसी तरह से बस ऐश करते रहिए। हम चले ढोल ही तारो ढोल करके, अरे भैया ये बजा दो। हाँ, so bye, take care, love you all, love you 3 million moles, thank you so much, bye.